नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कश्मीर चुनाव और आतंकवाद। मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरान टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। ये दौरा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की समय सीमा से कुछ हफ्ते पहले होगा। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी इस टीम का हिस्सा होंगे। कश्मीर पहुंचने के बाद आयोग सबसे पहले श्रीनगर में राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा। वो तैयारियों की समीक्षा के लिए सीईओ, एसपीएनओ और केंद्रीय बल समन्वय के साथ भी बैठक करता नजर आएगा। इसके अतिरिक्त आयोग मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला चुनाव अधिकारियों और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ तैयारियों की समीक्षा करेगा। मार्च में कुमार उस समय केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने वाले 3 सदस्यीय आयोग के एकमात्र सदस्य थे। उन्होंने राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया था कि निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही कराएगा। उस समय निर्वाचन आयुक्तों के 2 पद खाली थे। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उन्हें भरा गया था। जम्मू रीजन में आतंकवादी हमलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए असम राइफल्स की 2 बटालियनों को जम्मू क्षेत्र में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया है। मणिपुर से असम राइफल्स की 2 बटालियनें जम्मू क्षेत्र में स्थानांतरित की जाएंगी। हाल ही में सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए जम्मू क्षेत्र में 3000 अतिरिक्त सेना के जवानों और 2000 बीएसएफ कर्मियों को भी तैनात किया गया था। सूत्र बताते हैं कि लगभग 40 से 50 ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकवादी डोडा, राजौरी, पुंछ, उधमपुर और अन्य स्थानों के ऊपरी इलाकों में छिपे हुए हैं। लिहाजा जम्मू क्षेत्र में प्रमुख आतंकवाद विरोधी अभियानों के हिस्से के रूप में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए जा रहे हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में अब चुनावों की सुगबुगाहट साफ सुनाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने वह तारीख मुकर्रर की है, उसके पहले चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन जितनी लंबे समय से वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं और तकरीबन इतने ही कई 6-7 सालों से वहां पर जनता के द्वारा चुनी हुई कोई सरकार नहीं है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी एक अलग ही पीड़ा और परेशानी है। हालांकि मार्च में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो था लोकसभा चुनाव होने के ऐन पहले। ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही थी कि शायद लोकसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का भी चुनाव करा दिया जाए। लेकिन फिर चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त राजीव कुमार ने खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ नहीं होगा। उसके बाद फिर यह सिलसिला थम गया। लोगों के मन में यह सवाल उठने लगे कि अब नहीं तो कब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक की समय सीमा तय कर रखी थी और अब चुनावों को कराना बेहद जरूरी है। और इस अहम मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे, और हमारे साथ हमारे कुछ विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से नेता शांत प्रकाश जाटव जी जुड़े हैं, तो वहीं पीडीपी से मोहम्मद अनायत जुड़ चुके हैं और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ संत पाल राघव जी जुड़े हैं। आप सभी विशेष मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव और उससे जुड़ी तैयारियों की। तो सबसे पहला सवाल मेरा जाटव साहब आप ही से है कि आखिर अब तो चुनाव कराने की घड़ी आ गई है। क्या यह चुनाव कराने की जो फोर्स थी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कि 30 सितंबर तक आपको चुनाव करा लेने हैं, क्या इसीलिए अब कमोवेश आपको कराना पड़ रहा है? क्योंकि आपने तो सर टालने की भरसक प्रयास की ही थी चुनाव को, क्योंकि जितने लंबे समय तक इसे टाला जा सके, वरना लोकसभा चुनाव सर सबसे मुफीद समय समझा जा रहा था। आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, जम्मू कश्मीर का अगर हम पिछला 30 साल का इतिहास देखें तो जम्मू कश्मीर में जो हालात थे उस हिसाब से सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। वहां के आवाम के साथ में जो भी कठिनाइयां उन लोगों को पेश आई उनको उससे निजात दिलाई गई
जिस तरीके से जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान 370-35 ए में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी वो करा गया, और वो सब चीजें जो उस घाटी को कहीं ना कहीं बदहाल की हुई थी, उससे भारतीय जनता पार्टी ने वहां की जो जनता है उसको मुक्त करा। आज जिस तरीके के हालात वहां पर हैं, मैं समझता हूं कि एक दौर था जिस वक्त में आतंकवाद अपने पूरे चरम पर था। तमाम जगहों पर जो है गोलीबारी और आतंकवादी गतिविधियां होती थी, और प्रतिदिन जो है जिस तरीके से जम्मू और मतलब कश्मीर रीजन में आप देखें, दोपहर 1 बजे नमाज के बाद में वो सरकारी वाहनों पर पथराव और इस तरीके के हालात कितने कितने महीनों तक जो है कश्मीर बंद रहा, और उस कारण से जो हालात पैदा हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी के कारण से आज वो खूबसूरत बदहाली से खूबसूरती की ओर जो है कश्मीर बढ़ रहा है। सर वाकई आपको लगता है, मैं हैरान हूं सर, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं, वरना मैं आपको अभी बोलने देता, मैं इसलिए टोक रहा हूं सर, आपने आतंकवाद की ओर इशारा किया कि अब आतंकवाद उस वक्त चरम पे था, अब नहीं। सर बीते 32 महीने में 48 जवानों ने अपनी शहादत दी है। पुंछ, डोडा, राजौरी, आप किसी भी जगह की बात करें, विगत 1 से 2 महीने पहले जिस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, क्या इसे आप चरम पर नहीं मानते हैं? और क्या उसी का हवाला देके आप समझते हैं कि ये मुफीद समय है चुनाव कराने का? यदि 30 सितंबर तक डेडलाइन नहीं होती, आपने करवाते चुनाव? देखिए उससे पहले आपने देखे थे हालात, उससे ज्यादा बदतर थे, तो अभी ठीक है। और जाहिर सी बात है कि एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं होता, मगर जिस तरीके से ठीक हुआ ये अपने आप में जो है ना काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से हमारी सरकार इस वक्त में, हमारी सरकार के साथ साथ हमारी सेना अपने पूरे प्रयास कर रही है, वो देखो जहां खुशहाली है, जो बदहाली करने वाली ताकत वो अपना काम करने का प्रयास करती है, मगर उनको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना। हमारा सैन्य बल जो है पूरी तरीके से उन्हें खत्म करने पर ही आमादा है और खत्म कर भी रहा है। उसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है, मगर जहां इतना बुरा हालात थे कश्मीर के, आज उससे संघर्ष तो करना ही है, और संघर्ष हमारी जो सैन्य बल है वो कर भी रहे हैं, उसके परिणाम जो है हमारे सामने आ भी रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद अनायत साहब भी जुड़े हैं। मोहम्मद, मेरी बात पूरा सुन लें। चलिए जी सर, 10 सेकंड। इसके अलावा अभी हमने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वहाँ की जनता ने जो बहुत बेहतरीन तरीके से वोटिंग की, तो मैं समझता हूँ कि जनता के मन में भी एक वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है चुनाव, उसको सम्मान करने की एक होड़ भी मची हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जनता ही सब आतंकवाद से लड़ने में सक्षम भी होगी। सैन्य बलों के साथ साथ जनता का भी हमें समर्थन मिल रहा है, इसलिए इस चुनाव को करने में मैं समझता हूँ कि कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, मोहम्मद अनायत साहब, ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे भी ले लेते हैं। सुना आपने नेता बीजेपी को कह रहे हैं आतंकवाद पहले चरम पर था, उससे तो अब बेहतर स्थिति है। क्या घाटी में आपको बेहतर स्थिति लग रही है? सब कुछ शांत माहौल है, और जिस प्रकार से 7 साल तक बिना सरकार के आपकी जनता ने संघर्ष किया है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से कंट्रोल हुआ है, क्या आपको लगता है अब उसका जवाब देने का वक्त आ गया है और अब जनता अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेगी? बिल्कुल कुणाल जी, पहले तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब बहुत कुछ ठीक हुआ है, जो यहाँ पे इंसर्जेंसी है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो कम हो गया है। लेकिन पिछले 6 महीने से आप उन्होंने खुद अपना एक एनालिसिस दे दिया, एक फिगर दे दी कि वी हैव सफर्ड 48 कैजुअलिटीज। तो वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे सब कुछ पीसफुल है या नहीं है, इसका फैसला आप ही कीजिए। दूसरी बात यह रही कि जहाँ तक जवाब देने की बात है, तो जो विधानसभा के इलेक्शंस हैं, तो उसमें तो जवाब देने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। यहाँ की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको, बीजेपी को, यहाँ की सरकार को, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनको हमारी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जवाब दे दिया, क्योंकि उनको एक कैंडिडेट भी नहीं मिला। यहाँ बारामूला कश्मीर प्रोविंस में एक कैंडिडेट भी नहीं मिला खड़ा करने के लिए, और जो परसेंटेज वोट्स मिले हैं जो उनकी सपोर्टिंग पार्टीज थी, दैट इज लेस देन 3%। और वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की अवाम क्या समझती है उन नीतियों के बारे में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक अपनाई है, और यहाँ की जम्मू कश्मीर की अवाम क्या समझते हैं उन सब फैसलों के बारे में, उन सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसलों के बारे में जो फैसले बीजेपी के सरकार ने पार्लियामेंट में लिए हैं।
चलिए ठीक है, हमारे साथ संतपाल राघव जी भी जुड़े हुए हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। उनकी भी एक टिप्पणी हम लेना बेहद जरूरी समझते हैं। सर, आपने बीजेपी और पीडीपी दोनों नेताओं को सुना है, आपने वहां के हालात बेहतर तरीके से देखे हैं। पिछले 7 साल पहले और 7 साल के बाद, मैं खासकर 2019 की बात करूंगा, जब धारा 370 को बहुत सारे उसके जो अमेंडमेंट, बहुत सारे उसमें जो पैरामीटर्स थे उनको ऑल्टर किया गया था, एब्रोगेट किया गया था। सर, आपको क्या लगता है मौजूदा स्थिति कैसी है वहां पर, और आतंकवाद से निपटना क्या पहले से आसान है या आज भी वही स्थिति है? जी देखिए, जब 370 थी उस टाइम पे ऑपरेशन लॉन्च करते वक्त हमें काफी प्रॉब्लम आती थी, जो पत्थरबाजी होती थी और जो है जो पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम में जिसमें अलगाववाद था, वो उनको मोटिवेट करके सिक्योरिटी फोर्सेस को डिमोरलाइज करते थे और गुमराह करते थे। जैसे आपने मेजर गोगोई का केस देखा होगा, पत्थरबाजी की इन्होंने। लेकिन 370 हटने के बाद में सेना जो है उसका बिल्कुल ऑपरेशन बड़े निश्चित तौर पे करती है और बड़ा क्लियर करती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, पूरे विश्व के सामने है कि वहां पे स्थिति आज शांति है और विकास है। ये जो घटनाएं हुई हैं निर्दोष लोगों पे, जो जम्मू में जो ग्रिड है, सिक्योरिटी ग्रिड, यहाँ पे कोई घटनाएं नहीं होती थी। तो इसका इन्होंने जो पाकिस्तान के जो एक्स सर्विसमैन है, जो उनकी ISI है, एक्स सर्विसमैन को ट्रेन जैसे एम्बुश करना, ये सब उनका एक प्रायोजित कार्रवाई है। और दूसरा, अभी सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेशन जो है, जनरल असेंबली का सेशन जो है सितंबर में है, इस मामले को ये जो है आगे इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये एक जहां तक इलेक्शन का सवाल है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो बड़ी मजबूत है, और भी सिक्योरिटी ग्रिड की अभी कॉन्फ्रेंस हुई है और उसको रिव्यू करा जा रहा है, सिक्योरिटी को पूरा रिव्यू करा जा रहा है और एक अच्छा माहौल शांति का होगा। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में कोई भी आपको इंसिडेंट नहीं मिली, वहां पे इंसिडेंट फ्री जो है इलेक्शन हुए गए थे, जो कि एक बहुत बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का 21st सेंचुरी के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम है, मैं जिसको इन्होंने फ्लैश पॉइंट बनाया हुआ है पाकिस्तान ने और जो कुछ उनके इस्लामिक देश है, बाकी वहां पे स्थिति बड़ी शांति से है। जी चलिए ठीक है सर, आपने एक एक्सपर्ट कमेंट हमारे दर्शकों के लिए दी। इसका मतलब कि अब जो स्थितियां हैं शायद पहले से काफी हद तक बेहतर हैं और चुनाव तो खैर अब होने ही हैं। हमारे साथ हमारे तीनों विशिष्ट अतिथि लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे तीनों विशेष मेहमान बने हुए हैं। जाटव साहब, आपका रुख कर लेते हैं। तो अब अगले हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त वहां जाने वाले हैं अपने दोनों सहयोगियों के साथ। स्वाभाविक सी बात है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों के साथ उनकी भी मुलाकात होगी। ऐसे में बीजेपी के नेता कौन सा अपना पक्ष रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष? अजीत, मैं तेरे को भेज रहा हूं। देखिए, सही मायने में जो चुनाव आयुक्त वहां पर जा रहे हैं, तो वहां पर सुरक्षा बलों के साथ में, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में इस प्रकार से चर्चा करने के लिए, ताकि वहां पर चुनाव का माहौल और जो स्वाभाविक बात है कि कुछ गतिविधियां, मैंने देख रहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी इशू है, जो लोग पिछले 3 वर्षों से वहां पर हैं उनको भी जगहों से वहां से तबादले पे, जो भी औपचारिकताएं एक अच्छा स्वच्छ मतदान किया जाए उसके लिए तैयारी करने के लिए वो जा रहे हैं। यहाँ पर भाजपा अपना पक्ष क्या रखेगा, ऐसा नहीं है। वो प्रशासनिक अधिकारी है, तो वो प्रशासन और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत करना, किस प्रकार से वहां पर चुनाव को मैनेज करना है। सर, आपका मनोबल तो हाई है ना। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उससे विधानसभा चुनाव में जो आप बढ़ रहे हैं उसके तरफ, आपके मनोबल पर कोई असर पड़ा है या इंटैक्ट है? देखिए, हमारा मनोबल जिस दिन हमने 370 हटा दिया और 35 हटा दिया, उसी दिन हमारा मनोबल चरम पर था। क्योंकि हम केवल इसी काम के लिए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम जो है वहां से ये जो अपवाद हैं पिछले 1947 से जो मिले हुए हैं, उसे हम इस घाटी को मुक्त करेंगे और वो हमने कर दिया। अब कौन जीतता है, कौन हारता है, जनता किसको पसंद करती है, हम वहां पर एक शासन दे चुके हैं, दे दिया है। अब कौन किसको चुन रहा है वो वहां की जनता के बीच में कौन प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, वो अपना विवेक है उसका। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। वहां पर अगर हमें मौका मिलता है तो हम बेहतरीन डेवलपमेंट इस तरीके से देश के दूसरे प्रदेशों में हम कर रहे हैं, उसी प्रकार से वहां पर जो है
वो कुछ शुरू करेंगे, जारी रखेंगे। और अगर मैं समझता हूं कि वहां की जनता को यह महसूस होता है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, वहाँ की जनता जो है हमें मौका देगी। सर 2016 में आपने अलायंस किया था पीडीपी के साथ, आपके साथी बैठे हुए हैं, क्या लगता है इस बार मामला फंसेगा तो फिर अलायंस की ओर बढ़ेंगे या फिर बीजेपी को अपने दम पर आपको लगता है पूर्ण बहुमत? देखिए 2016 से पहले का जो जम्मू कश्मीर था वहां पर स्थितियां बिल्कुल अलग थी और हम की बात है क्योंकि हमें उस जनता के बीच में जाना था और जनता के बीच में जाकर के जो कमियां हैं उन सब चीजों का आकलन करना था और इस कारण से हमने पीडीपी के साथ में समझौता किया था। पीडीपी के साथ में हमारी कोई विचारधारा मेल खाती नहीं है, मगर चूंकि अगर कहीं स्वच्छता करनी है तो आप उस स्थान पर भी जाना पड़ेगा जहां पर आपका विचार मेल नहीं खाता है। चलिए ठीक है, हम इस कारण से उनके साथ जुड़े और हमने उनके साथ में मिलकर के जिस तरीके से वहां पर पूरा जो रिसर्च करके और फिर हमने उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया जो हम अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 370 को हटाना है, हम उसमें काम। चलिए ठीक है, मोहम्मद अनायत साहब आप अपने कॉन्फिडेंस के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बहुत सालों के बाद अब मौका मिल रहा है और महबूबा मुफ्ती जो जिस वक्त उन्होंने बीजेपी के साथ आपने गठबंधन किया था और उसके बाद फिर क्या हश्र हुआ उस गठबंधन का, इससे पूरा जग जाहिर है। ऐसे में अपने दम पर सरकार बना पाएंगे क्योंकि चुनौती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से भी आएगी। नहीं, जहाँ तक सरकार बनाने की बात है, यहाँ जहाँ तक बीजेपी के साथ अलायंस की बात है, तो जो 2016 में जो अलायंस हुआ था वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे हुआ था और ये अलायंस होना या नहीं होना यहाँ के इंडियन पॉलिटिक्स में कम से कम नई बात नहीं है। तो जब भी आपके जो बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जब अलायंस होता है तो वो उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के आधार पे नहीं होता, बल्कि इस आधार पे होता है कि अगर हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन रन करनी है, हुकूमत। सर छोड़िए वो सब, मजबूरी में फंसेंगे नहीं ना, जनता पर विश्वास है, जनता आपका साथ देगी, इस मजबूरी में फंसना ही क्यों है? हमें यहाँ के अवाम पे पूरा इत्मीनान है, यहाँ की जनता पे पूरा विश्वास है और शायद आप इस बात को समझ गए होंगे। बड़े आदर के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे बीजेपी के जो हमारे नेता बैठे हुए हैं उन्होंने तो दबे शब्दों में अपनी हार तो स्वीकार कर दी। जब आपने उनको ये पूछा कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, तो अगर आप इन बिटवीन द लाइन्स रीड करेंगे तो उन्होंने तो ये मान ही लिया कि चुनाव के नतीजे जो भी होंगे, तो जो भी होने का मतलब यही है कि उन्होंने आज की डेट में हार स्वीकार की है। और इस हार स्वीकार करने की भी एक वजह है, वो ये वजह है कि उन्होंने हाल फिलहाल में यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट देख लिए और उन्होंने देख लिया कि जो उन्होंने सारी उनकी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नीतियां हैं, जो उनकी पॉलिसीज है पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो फॉल्टी हैं, वो एरोनियस हैं, वो यहाँ के अवाम की एक्सपेक्टेशंस, उनके तवक्का के खिलाफ है। चलिए ठीक है सर, तो अब उसमें और सिर्फ आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। बिल्कुल। और मैं सिर्फ आपकी जानकारी के मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि आज तक तो ये सिर्फ पिछले 2019 से ये चलाते आ रहे हैं कि हमने दफा 370 यहाँ पे खत्म कर दिया। तो कौन सा दफा 370 आपने पार्लियामेंट पे एक मेजोरिटेरियन डिसीजन लेके आपने एक आईनी यहाँ के जो संविधान है उसमें कुछ तब्दीलियां लाई, तो वो तो एक नंबर्स के आधार पे हुआ है। तो उसमें कितनी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है या कितनी मोरालिटी है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। और जहां तक यहाँ पे दूसरे एस्पेक्ट्स की तरक्की की बात है, तो यहाँ पे जो हमारी सरकार है आज जम्मू कश्मीर की सरकार, जो फिस्कल डिफिसिट है वो शायद इनको जान के हैरानी होगी, वो 1,12,800 करोड़ की है। हाँ नहीं ठीक है सर, लिटमस नहीं समझ गया। और 10 सेकंड सर। और जो हमारी यहाँ पे लाइफ लाइन है जो कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे हमें श्रीनगर और जम्मू को, पिछले 3 साल का समय होता है रफली 1000 दिन, और 1000 दिन में ये 300 दिन बन रही है, दैट इज रफली 700 डेज। ओके, पॉइंट टेकन सर। लिटमस टेस्ट का वक्त आ चुका है, अब आरोप प्रत्यारोप तो का सिलसिला चालू होगा, लेकिन अब जनता को डिसाइड करना है, वोट की ताकत सब कुछ डिसाइड कर देंगे। क्विक क्लोजिंग कमेंट, हमारे साथ हमारे रक्षा विशेषज्ञ राघव साहब भी जुड़े हैं। सर, सेना के बतौर प्रतिनिधि आप क्या बात करना चाहते हैं? क्या सेना का मोरल कभी भी सेंटर और स्टेट में जो सरकार ऑपरेट करती है उसके ऊपर निर्भर करता है, या फुल्ली फंक्शनल इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह आप काम करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे?
देखिए, सेना एक निष्पक्ष है, मतलब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और सेना को जो ड्यूटी मिलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो संवैधानिक जो है मैनेजमेंट है, संविधान की रक्षा करना और संविधान के दायरे में काम करना। सेना किसी भी इन चीजों से बहुत ऊपर है, और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सेना ने वहां शांति स्थिति में, आप ये देखें जितने भी वहां चुनाव हुए हैं, वहां आपने कोई भी कुछ भी लोकसभा में देखा, कोई इंसिडेंट नहीं था, इंसिडेंट फ्री चुनाव थे वहां पे, कोई भी कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई भी आपको कोई गोलीबारी या कोई भी ऐसा नहीं हुआ, सारी चीज कंट्रोल में। अगर अभी भी चुनाव होंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो इंसिडेंट फ्री चुनाव होंगे। जी बिल्कुल, जो वो कर सकती है। जी बिल्कुल, सेना तो हमारे शौर्य और पराक्रम की एक गाथा है, हम सब भारतवासियों को गौरव प्रदान करने वाली एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर पूरे देश को नाज है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आप तीनों विशेष मेहमान का बेहद शुक्रिया। तो अब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, चुनाव आयोग का दौरा अगले हफ्ते होने जा रहा है और जनता को वो ताकत मिलने जा रही है जिसमें वो जम्मू कश्मीर के भविष्य की नई इबारत तय करेंगे। हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।